तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? हमने कहा कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कि किसी भी चीज का ढांचा। अब स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर मतलब ढांचा किस चीज का? कैपिटल। अब कोई कंपनी है, उस कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट है, तो कितना फंड किस किस जगह से आएगा उसका एक स्ट्रक्चर बना लेना। मतलब अगर कोई कंपनी है, हमने कहा सपोज एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है और उसको फंड की रिक्वायरमेंट है 10 लाख रुपीज। अब 10 लाख रुपए अगर उससे चाहिए तो वो कहाँ से पैसा ले सकती है? हमने कहा सर इक्विटी शेयर से पैसा ले सकती है, प्रेफरेंस शेयर से पैसा ले सकती है, डिवेंचर से पैसा ले सकती है और लोन से पैसा ले सकती है। अगर हमें 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, वो 10 लाख रुपए हम कहाँ से लेकर आ सकते हैं? एबीसी लिमिटेड रेज कर सकती है इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से, डिवेंचर से या लोन से। इन 4 जगह से हम फंड को रेज कर सकते हैं। तो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या शो करता है? हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर शो करता है कि कितना पैसा हमारा इक्विटी शेयर से आएगा, कितना पैसा हमारा प्रेफरेंस शेयर से आएगा, कितना पैसा हमने डेट से ले रखा है और कितना पैसा हमने लोन से ले रखा है। इसका मतलब अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो क्या रेशियो बनेगा? हमने कहा सर रेशियो इसका बनेगा इसका 4, इसका 2, इसका 3, इसका 1। दैट मीन्स हम 4:2:3:1, यानी इस रेशो में हम अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इस रेशो में हमने अपना फंड रेज कर रखा है। इक्विटी शेयर से 4 लाख रुपए ले रखा है, प्रेफरेंस शेयर से 2 लाख रुपए ले रखा है, डिवेंचर से 3 लाख एंड लोन से 1 लाख। दैट मीन्स वी हैव अ डिफरेंट ऑप्शन वी कैन रेज द फंड। अब इन जरिए से अगर हम फंड को रेज कर सकते हैं तो यही हमारा कहलाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो बेटा सिंपल आपको पता चल गया होगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर सिर्फ एक ये बताता है, यानी मिक्सअप होता है किस चीज का? फंड रेज करने का। तो कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ मिक्सचर ऑफ द फंड्स रेज, कि किस वे से या किस सोर्सेज से आप कितना कितना फंड रेज कर रहे हो, उसका एक मिक्सचर तैयार करना, वो कहलाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। अब हमें कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर सुटेबल रहता है? तो उसके लिए हमें ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। अब ये ऑप्टिमल क्या होता है? ऑप्टिमल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि अगर जहां पर हमारी कॉस्ट मिनिमम रहे। ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमल होने का मतलब होता है कि किसी भी कॉस्ट का मिनिमाइज होना, क्योंकि हर फंड को रेज करने की अपनी एक कॉस्ट होती है। इक्विटी शेयर की अपनी एक कॉस्ट होती है, प्रेफरेंस शेयर की अपनी एक कॉस्ट होगी, डिवेंचर की अपनी होती है, लोन की अपनी होती है। जैसे अगर हम बोले इक्विटी शेयर की सर क्या कॉस्ट होती है, तो इक्विटी शेयर की हमने बोल दिया केई दैट मींस कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एंड देन केपी होती है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हमारा होता है डेट, तो हम इसको बोलते हैं केडी यानी कॉस्ट ऑफ डेट। तो ये हमारी सारी कॉस्ट होती हैं जिनसे हमें पे आउट करना पड़ता है, और इनकी जो ओवरऑल कॉस्ट निकलती है वो उसको बोलते हैं हम केओ, जिसको हम बोला जाता है केओ मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जितना भी फंड हम रेज कर रहे हैं उनसे टोटल कितनी कॉस्ट रेज हो रही है वो बताएगा हमारा केओ मतलब कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो जितना भी फंड अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो उससे कितनी कॉस्ट हमें टोटल पे करनी पड़ रही है वो हम केओ से निकाल सकते हैं। तो ये चीज हमें वेटेज से पता चलेगी कि वेटेज क्या होती है, वो हम कभी बाद में कर लेंगे। अगर आपको करना हो तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इसका अगर हमें के निकालना है तो कितना परसेंटेज हो गया। हमने कहा सर 4 था और इसका टोटल कितना आ रहा था 10, और जितना भी आपका मल्टीप्लीकेशन है, जितना भी आपका 4 लाख है तो 4 लाख से मल्टीप्लाई। अगर हम इसका वेटेज निकालते हैं तो क्या निकल सकता है? मगर सर इसका केपी निकालना है तो कैसे निकलेगा? 4/10, और जितना भी हमारा टोटल प्रेफरेंस शेयर है वो मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो इतना डीप में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये समझना है कि व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर इज द मिक्सचर ऑफ द फंड्स। जो भी फंड आप रेज कर रहे हैं उनका एक मिक्सचर होता है, और वो ऐसा मिक्सचर होता है जहां पर उनकी कॉस्ट जो होती है वो सिर्फ मिनिमाइज होती है। तो उस तरीके का हमें कैपिटल स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए कंपनी एबीसी लिमिटेड ने बता दिया कि हमें 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, और उस 10 लाख रुपए को हम 4 लाख, 2 लाख, 3 लाख एंड 1 लाख, दैट मीन्स 4:2:3:1 में हम फंड को रेज कर लेंगे। तो ये हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम बन जाएगा। तो उसी चीज को हम समझते हैं विद द नोट्स, विद द कंटेंट। तो स्टार्ट करते हैं, आइए। ये देखिए, तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? हमने कहा कैपिटल स्ट्रक्चर, व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इसको पहले हम हाईलाइट करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है
इट रेफर्स टू द मिक्स, यस इट रेफर्स टू द मिक्स बिटवीन द ऑनर्स एंड बोरोड फंड। मतलब ऑनर्स फंड क्या होता है, बोरोड फंड क्या होता है, आपको अभी बता चुके हैं कि बोरोड फंड का मतलब जो भी पैसा उधार लिया जाता है, ऑनर फंड का मतलब जो भी पैसा हम अपना खुद का पैसा लगा देते हैं, जैसे इक्विटी शेयर्स का और आपका प्रेफरेंस शेयर हो गया, रिटेन अर्निंग हो गया, तो ये हमारे पार्ट हैं जो हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा मिक्सचर होता है किस किस चीज का, बोरोड फंड का, ऑनर्स फंड का। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने पैसा कहाँ से लिया, हमने पैसा इक्विटी शेयर से लिया, हमने पैसा प्रेफरेंस शेयर से लिया, तो ये हमारे ऑनर फंड हो गए। हमने डेट से पैसा लिया, हमने लोन से पैसा ले लिया, ये हमारे बोरोड फंड हो गए। तो दो जगह से पैसा हम ले सकते हैं, या तो ऑनर फंड से या फिर बोरोड फंड से। तो ऑनर फंड क्या होते हैं, चेक करते हैं। ऑनर फंड मतलब एक इक्विटी शेयर कैपिटल, या तो हम इक्विटी से पैसा ले सकते हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया। दूसरा फिर हम पैसा कहां से ले सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, हम यहां से भी पैसा ले सकते हैं। तीसरा रिजर्व एंड सरप्लस, ये भी हमारा हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। एंड लास्ट रिटेन अर्निंग, ये मिलकर क्या बन जाता है, इक्विटी। क्या बन जाता है, इक्विटी। एंड इक्विटी मतलब ऑनर फंड। तो ये सारे मिलाकर हमारे इक्विटी फंड बन जाते हैं या ऑनर्स फंड बन जाते हैं। तो इसीलिए हमें एक यहां से पैसा फंड रेज करना है तो यहां से कर सकते हैं, या फिर हम बोरोड फंड। तो बोरोड फंड में पैसा कहां से ले सकते हैं, बोरोड फंड में हम पैसा ले सकते हैं लोन से, डिवेंचर से, पब्लिक डिपॉजिट से, और ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा डेट। क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा डेट। तो हमने यहाँ पे इसको डेट को अंडरलाइन कर लिया। तो हमारा दो पैसा निकलता है, एक इक्विटी और एक डेट। यानी दो जगह से हम पैसा ले सकते हैं, इक्विटी से और डेट से। इक्विटी मतलब ऑनर फंड, डेट का मतलब बोरोड फंड। तो कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट बोथ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल रिस्क फेस्ड बाय द बिजनेस। मतलब एक प्रॉफिट के बारे में सोचता है, दूसरा फाइनेंशियल रिस्क। अब उधार ले रहे हो तो फाइनेंशियल रिस्क आपका बर्डन बढ़ेगा, अगर आप इक्विटी से ले रहे हो तो प्रॉफिटेबिलिटी आपकी डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। तो अब जो मेन पॉइंट था वो था हमारा ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। जो मैंने बोला था ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वो ध्यान से सुनना है। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर इज दैट कॉम्बिनेशन, वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर इज दैट कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी। तो डेट और इक्विटी का वो कॉम्बिनेशन जहां क्या चीज, जहां मैक्सिमाइज हो सकता है मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। मतलब जहां भी हमारा मार्केट शेयर मैक्सिमम हो जाएगा उस प्लेस को हम बोलेंगे ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। यस, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब कि ऐसा कॉम्बिनेशन डेट और इक्विटी का जहां पर हमारा मैक्सिमाइज हो जाए मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स। किसी भी कंपनी का शेयर्स अगर इंक्रीज हो जाता है उस पॉइंट को हम बोलेंगे ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर क्वेश्चन पूछता है, अगर यहाँ पर आपको डेफिनेशन पूछता है व्हाट इज ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, दैट मींस इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी दैट मैक्सिमाइज द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। तो इस चीज को हमें ध्यान से देखना होगा और ध्यान से सुनना होगा और इसको समझना भी होगा कि ऐसा कोई भी पॉइंट जहां पर हमें मैक्सिमाइज हो जाए हमारे मार्केट वैल्यू शेयर्स की वैल्यू, ऐसा हमें कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है और वो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। अब ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको, कैपिटल स्ट्रक्चर को। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो हम अफेक्ट करते हैं किसको, कैपिटल स्ट्रक्चर को। देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को। तो फर्स्ट वन इज कैश फ्लो पोजीशन। अब हमने कहा भाई कैश फ्लो पोजीशन क्या होता है। कैश फ्लो पोजीशन मतलब ये कि सर अगर पैसा हमारे पास कैश फ्लो अच्छा है तो कैश फ्लो क्या होता है, कैश फ्लो मतलब या तो कैश का इनफ्लो होगा या कैश का आउटफ्लो होगा। अगर आपका कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो गुड है, अगर आपका कैश का इनफ्लो आउटफ्लो गुड है, अच्छा है, तो उस केस में पैसा आप कहां से ले सकते हो, उस केस में आप पैसा डेट से ले सकते हो। अगर आपका कैश फ्लो पोजीशन अच्छा है तो आप पैसा कहां से ले सकते हो, डेट से फंड रेज कर सकते हैं। क्योंकि डेट से पैसा लेने का मतलब है एक फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज हो जाना, फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाना। लेकिन आपके पास अगर वो कैश सफिशिएंट है
तो आप डिसाइड करोगे कि हम कहां से पैसा ले लें, डेट से पैसा ले लें। अगर नॉर्मल कंडीशन बिजनेस की अच्छी चल रही है तो हम पैसा कहां से ले सकते हैं, कैश फ्लो से पैसा। अगर अच्छा चल रहा है कैश फ्लो हमारा तो डेट से पैसा हम ले सकते हैं। दूसरा है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अब नाम से ही पता चल रहा है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या बताता है कि अगर हम पैसा ले रहे हैं और उधार पैसा ले रहे हैं, अब पैसा अगर उधार ले रहे हैं तो हमें इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा भाई। अगर हम डेट से पैसा ले रहे हैं तो डेट से पैसा लेने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये देखो कि इंटरेस्ट हम जो अर्न कर रहे हैं क्या उससे इंटरेस्ट दे सकते हैं। अगर जितना हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उससे ज्यादा अगर अर्न कर रहे हैं तो हमें डेट से पैसा ले लेना चाहिए, अदरवाइज पैसा नहीं लेना चाहिए। दोबारा बोल रहा हूं, मैंने कमाए 10 लाख रुपए, मैंने कमाए कितने, 10 लाख रुपए। तो 10 लाख अगर कमाए हैं तो उसमें से मैंने कहा 2 लाख रुपए में इंटरेस्ट दे देता हूं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं 10 लाख कमा रहा हूं, 2 लाख अगर इंटरेस्ट दे भी दूंगा तब भी मेरे पास 8 लाख रुपीस बचेंगे। दैट मीन्स मैं फंड रेज कर सकता हूं डेट से। तो इसीलिए कहा हायर इंटरेस्ट कवरेज रेशो, मतलब मैं इंटरेस्ट ज्यादा कवर कर सकता हूं। नाम से पता चल रहा है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, मतलब मैं ज्यादा इंटरेस्ट कवर कर सकता हूं। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन में इंटरेस्ट, EBIT अपॉन में इंटरेस्ट। अब खुद सोचो कि 10 लाख रुपए अगर मैंने कमाए तो 10 लाख अगर अर्न किए तो 10 लाख डिवाइड में कितने, 2 लाख का इंटरेस्ट दे दिया। तो फॉर्मूले में अगर पुट किया तो क्या आ गया, मैंने कहा 5 टाइम्स, मतलब 5 बार मैं इंटरेस्ट कवरेज कर सकता हूं। और ये रेशियो जितना ज्यादा हाई होगा, ध्यान रखना, ये रेशियो जितना ज्यादा हाई होगा उतना ही मेरे लिए बेटर होगा। तो जितना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादा होगा उतना ही मैं डेट से पैसा ले सकता हूं, अदरवाइज डेट से पैसा नहीं लूंगा, डेट यूज नहीं करूंगा। इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया कि अगर लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगा तो मैं डेट को यूज नहीं करूंगा। यहां पर ये मैंने मेंशन कर दिया है कि भाई अगर मेरे पास इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम है, मेरे पास अर्निंग कम है, मैं इंटरेस्ट कवर नहीं कर पा रहा, तो उस केस में मैं डेट से पैसा नहीं लूंगा क्योंकि मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेट सर्विस कवरेज रेशियो। अब देखो डेट सर्विस कवरेज रेशियो मतलब कि अगर मेरे पास अर्निंग अच्छी हो रही है और मैंने उधार ले रखा है तो मैं उसको रिटर्न कर सकता हूं, रीपेमेंट कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरे पास फ्लो अच्छा बना हुआ है, मेरे पास अर्निंग अच्छी हो रही है। तो इसका मतलब मैं डेट को रीपेमेंट कर सकता हूं एक टाइम के बाद। बट अगर मेरा डेट सर्विस कवरेज रेशियो अच्छा नहीं है तो इसका मतलब मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो उस केस में मुझे डेट से पैसा लेने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, मैं वहां से डेट से पैसा नहीं लूंगा। तो डेट सर्विस कवरेज रेशियो क्या बोलता है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो कैसे निकलता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, नॉन कैश एक्सपेंस, प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑब्लिगेशन सबको जोड़ दूंगा तो डेट सर्विस कवरेज रेशियो बन जाता है। और अगर हायर होता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो, दोबारा ध्यान से सुनना, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अंडरलाइन करा रहा हूं, इसको ध्यान से देखते जाना। तो हायर डेट सर्विस कवरेज रेशियो in which the cash profit generated by the operations are compared with the total cash required for the service of debt preferential capital, the better of the ability of the firm to increase the debt component in the capital structure। मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर मैं पैसा फंड रेज कर रहा हूं इक्विटी से, अगर फंड रेज कर रहा हूं डेट से, तो उस केस में ये देखूंगा कि जो डेट से पैसा ले रहा हूं उसमें जितना भी अर्न कर रहा हूं क्या मैं वो वापस कर पाऊंगा, क्या वापस कर सकता हूं। तो जितना भी वहां से अर्न कर रहा हूं तो उसका रीपेमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो डेट से पैसा ले लो, और अगर नहीं हो रहा, आपका डेट सर्विस कवरेज रेशियो कम है, तो उस केस में डेट से पैसा यूज मत करो, तो उस केस में आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। दूसरी चीज हमने कहा सर इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास क्या आएगा, रिटर्न आएगा। अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे लिए रिटर्न भी होगा। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब अगर मैंने कोई पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो उस पर रिटर्न कितना मिलेगा। अगर मैंने कोई पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो उस पर रिटर्न कितना मिलेगा। तो अब कोई शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर कहता है कि मैंने ना 100 रुपए का शेयर खरीद लिया। भाई 100 रुपए का शेयर खरीद लिया तो वो क्या चाहेगा कि इस पे अर्न करना चाहेगा, तो वो ये चाहेगा कि उसका अर्निंग पर शेयर बहुत ज्यादा हो जाए। तो अर्निंग पर शेयर ज्यादा हो जाए ये तो चाहेगा, ये कैसे ज्यादा होगा डिपेंड ये करता है। तो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी।
इसके अंदर एक वो है टॉपिक है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, जो इसके ऊपर न्यूमेरिकल एग्जांपल भी है, वो भी हम सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना है कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब सिंपल से अभी आप सिर्फ यहाँ पर क्लियर करेंगे, कैसे होता है बेनिफिट ये बाद में बताएंगे। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मतलब कि वो पैसा हम यूज करेंगे किसका, डेट का। तो डेट का पैसा यूज करके, मतलब उधार पैसा लेकर डेट का पैसा यूज कर कर और फायदा पहुंचा देना शेयर होल्डर को। दोबारा से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना इस बात को, कि डेट का पैसा यूज करके और बेनिफिट पहुंचा देना किसको, शेयर होल्डर्स को। तो डेट का पैसा यूज किया और प्रॉफिट पहुंचा दिया शेयर होल्डर को, उसी को कहा जाता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब कि पैसा हम यूज करेंगे डेट का और फायदा पहुंचाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी इज हायर, अगर हमारा रिटर्न जो है इन्वेस्टमेंट वो कंपनी का बहुत ज्यादा है, तो कंपनी कैन चूज टू यूज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी टू इंक्रीज ईपीएस। तो कंपनी क्या कर सकती है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी यूज कर सकती है ईपीएस को बढ़ाने के लिए। दैट मींस इट इज एबिलिटी टू यूज डेट इज ग्रेटर, मतलब जितना ज्यादा डेट को यूज करेगी उतना ही ज्यादा हमारा क्या होगा, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के थ्रू वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर हो जाएगा। तो जो मैंने आपको बताया था वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर, वो इसी के थ्रू करते हैं कि पैसा यूज कर लिया डेट का और बेनिफिट पहुंचा दिया इक्विटी शेयर होल्डर को, और वो हमारा बन गया वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर। दूसरा है हमारा कि अगर कॉस्ट डेट की कम है तो यूज कर लो। भाई डेट का पैसा अगर हमें सस्ता मिल रहा है, अगर हमें लोन सस्ता मिल रहा है, अगर हमें डिवेंचर सस्ते में मिल रहे हैं तो यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे पास जो फाइनेंशियल बर्डन है वो कम रहेगा। तो मोर डेट कैन बी यूज इन द, किस केस में, मोर डेट कैन बी यूज इफ द कॉस्ट ऑफ डेट इज लो। अगर डेट कॉस्ट की कम आ रही है तो उस केस में हम डेट यूज कर लेंगे। नेक्स्ट है टैक्स रेट। अब टैक्स रेट क्या है कि अगर आप टैक्स ज्यादा लगाओगे तो आपका बेनिफिट ये रहेगा कि आप डेट का पैसा यूज करो, क्योंकि जितना ज्यादा हायर टैक्स लगेगा उतना ही, अगर आपने डेट से पैसा ले रखा है तो आपके लिए बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि टैक्स से अगर आप लोन लेते हो तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और अगर इंटरेस्ट पे करते हो तो इंटरेस्ट के पे करने से आपको एक बेनिफिट मिल जाता है कि टैक्स क्रेडिट मिल जाता है, मतलब आपको उतना टैक्स कम देना पड़ता है। क्योंकि अगर आपने कोई लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट दोगे, और इंटरेस्ट देने की वजह से आपका जो अर्निंग है वो कम हो जाएगा। जब अर्निंग कम हो जाएगा तो आपको टैक्स कम देना पड़ेगा, तो इसलिए वहां से आप टैक्स की सेविंग कर सकते हो। इसलिए हमने बोला कि अगर टैक्स रेट हाई है, अगर टैक्स रेट हाई है तो उस केस में हमारे लिए डेट चीपर रहेगा एंड इंक्रीज द अट्रैक्शन ऑफ कंपेयर टू इक्विटी। तो इक्विटीज के मुकाबले हमें पैसा कहां से ले लेना चाहिए, उस समय डेट से पैसा लेना चाहिए, क्योंकि डेट हमारे लिए चीपर रहेगा। ये अभी समझेंगे कॉन्सेप्ट से। नेक्स्ट हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब अगर हमारा कॉस्ट क्या है इक्विटी का, कम है या ज्यादा है। तो व्हेन द कंपनी यूजेस मोर डेट, अगर कंपनी यूज कर रही है ज्यादा डेट तो फाइनेंशियल रिस्क ऑलरेडी उसके पास बहुत ज्यादा है, तो उस केस में हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारा फाइनेंशियल रिस्क और ज्यादा बढ़ जाए। तो उससे बेटर ऑप्शन ये है कि अगर आपको सस्ता पड़ रहा है इक्विटी से पैसा लेना तो आप इक्विटी से पैसा ले सकते हैं। दोबारा बोल रहा हूं कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब कि अगर आपको लग रहा है कि फाइनेंशियल रिस्क आपके पास बर्डन और ज्यादा है, ऑलरेडी पहले से बहुत है, तो उस केस में डेट से पैसा मत लो। उस केस में आप क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से पैसा ले लो और पार्टनर्स बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास एक फिक्स बर्डन जो था वो ज्यादा बढ़ेगा नहीं, क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए फिक्स बर्डन ज्यादा होने का मतलब होता है कि उसके लिए टेंशन बहुत ज्यादा हो जाना, क्योंकि अर्निंग इतनी ज्यादा हो नहीं पाती है, खर्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और उस इंडस्ट्री का या उस कंपनी का फिर इंसॉल्वेंट हो जाता है, या कोई पार्टनर है इंसॉल्वेंट हो जाता है, या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर आपके पास ज्यादा लायबिलिटी है तो उस केस में और लायबिलिटी लेने की जरूरत आपको नहीं है, आप इक्विटी से पैसा ले सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लोटेशन कॉस्ट। भाई हमने कहा अगर फ्लोटेशन कॉस्ट आपकी बहुत ज्यादा आ रही है तो फ्लोटेशन कॉस्ट आती किस में है, आप इक्विटी अगर पैसा लेते हो, आप अगर इक्विटी से पैसा लेते हो तो आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट डेफिनेटली आएगी, क्योंकि फंड को रेज करने के लिए आपके पास एडवर्टीजमेंट करानी पड़ेगी, कमीशन देना पड़ेगा, तो उस केस में आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा होगी। लेकिन अगर वही पैसा आप लोन से ले रहे हो तो आपको फ्लोटेशन कॉस्ट कुछ भी नहीं देना, आपको कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं कराना, आपको कोई भी कमीशन नहीं देना, तो आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट जीरो हो जाएगी। दैट मीन्स कि अगर आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो उस केस में इक्विटी से पैसा ना लेकर कहां से ले सकते हैं,
डेट से पैसा ले सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ डेट इशू इज मोर देन फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ टेकिंग अ लोन। एंड लास्ट पॉइंट, द फ्लोटेशन कॉस्ट मे बी अफेक्ट द चॉइस बिटवीन द डेट एंड इक्विटी एंड हेंस द कैपिटल स्ट्रक्चर। और जो कैपिटल स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट हमारा रिस्क कंसिडरेशन। तो रिस्क कंसिडरेशन क्या होता है ये चेक करते हैं। रिस्क कंसिडरेशन, भाई रिस्क किसमें ज्यादा होता है। हमने कहा अगर पैसा आप ले रहे हो, देखो कंपनी के दो रिस्क होते हैं, पहले हम यहाँ पे समझते हैं। कोई कंपनी है, कंपनी के दो रिस्क होते हैं। तो हमने कहा कि भाई दो रिस्क कौन से होते हैं, तो इसको बोलते हैं बिजनेस रिस्क, ठीक है। तो बिजनेस के दो रिस्क होते हैं, तो हमने इसको नाम दे दिया बिजनेस रिस्क। बिजनेस के दो रिस्क कौन से होते हैं, पहला एक होता है ऑपरेटिंग रिस्क, ऑपरेटिंग रिस्क। दूसरा होता है हमारा फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क। तो ऑपरेटिंग रिस्क क्या होता है, किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो भी खर्चे लगते हैं, किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो भी खर्चे लगते हैं वो क्या लगते हैं। जैसे हमने बोला कि भाई रेंट हो गया, वो लगता है। फिक्स सैलरी हो गई, वो लगती है। ये सारे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए खर्चे लगेंगे, ये फिक्स है, देने पड़ेंगे। दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग रिस्क। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि डेट से पैसा ले रहा हूँ, तो डेट से पैसा ले रहा हूँ तो मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, फिक्स है, देना ही पड़ेगा, चाहे आप अर्न कर रहे हो ना कर रहे हो। तो मेरा एक फिक्स बर्डन हो गया। अब खुद सोचो कि अगर आपके पास ऑपरेटिंग रिस्क ऑलरेडी है और आप सोचो कि मैं साथ में फाइनेंशियल रिस्क भी ले लूं, तो आपके लिए रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उस केस में आपके लिए बेनिफिट नहीं है। तो अगर आपको ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा है तो उस केस में आप फाइनेंशियल रिस्क क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो, यानी डेट से पैसा कम ले सकते हो। लेकिन अगर आपका ऑपरेटिंग रिस्क कम है तो आप फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा ले सकते हो। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। बोला रिस्क कंसिडरेशन क्या है, द टोटल risk of the business depend upon the both the business and financial risk. If a firm business risk is lower, its capacity to use debt is higher and vice versa. तो उसकी जो कैपेसिटी होगी वो ज्यादा हो जाएगी एंड अपोजिट हो जाएगा उसका, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि इफ द फर्म यूजेस इट्स डेट पोटेंशियल इट लॉसेस द फ्लेक्सिबिलिटी टू यूज मोर डेट। मतलब अगर सही पोटेंशियल से डेट का पैसा यूज कर रही है, मतलब अगर हम पैसा जो डेट से लिया है अगर सही तरीके से यूज कर रहे हैं तो हमारी जो लॉस है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो इट लॉसेस द फ्लेक्सिबिलिटी टू यूज मोर डेट। भाई हमारे पास पोटेंशियल था, हमने लोन ज्यादा ले लिया तो वो पोटेंशियल खत्म हो गया। पोटेंशियल खत्म होने की वजह से हमें लॉसेस होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास सिर्फ पहले ये देखना है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। अगर हम अर्न अच्छा कर रहे हैं तो उसके केस में डेट से पैसा ले सकते हैं, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी में फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर हम अर्न नहीं कर रहे तो उस केस में डेट से पैसा नहीं लेंगे। तो मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी, द मस्ट मेंटेन द सम बोरोइंग्स पावर टू टेक केयर ऑफ द अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस। एंड लास्ट पॉइंट हमारा कंट्रोल। तो कंट्रोल क्या है, डेट नॉर्मली डज नॉट कॉज डिलेशन ऑफ द कंट्रोल वेयर एज पब्लिक इशू मेक्स द वल्नरेबल टू टेक ओवर्स। मतलब कंट्रोल का ये है कि डेट से अगर पैसा लिया है तो वो कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता, हमारी फंड को, हमारी कंपनी को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तो डेट नॉर्मली डज नॉट कॉज डिलेशन ऑफ कंट्रोल वेयर एज द पब्लिक इशू। लेकिन अगर हमने पब्लिक में पैसा ले रखा है तो उनके पास राइट्स होते हैं, किसी भी शेयर होल्डर के पास राइट्स होते हैं जो वो अपने राइट्स के थ्रू कुछ भी काम करा सकता है। बट द थिंग इज कि हमने कहा कि डेट से अगर पैसा ले रहे हैं तो आपके लिए एक चीज हो जाती है कि पब्लिक इशू से हमें कहीं ना कहीं बाउंड हो जाते हैं, लेकिन इसके अंदर बाउंड नहीं होते। एंड लास्ट पॉइंट हमारा टू रिटेन कंट्रोल फर्म शुड इशू डेट। अगर हमें कंट्रोल करना है, रिटेन मतलब बचाकर रखना है, लोगों को रखना है, तो उस केस में हमें डेट को इशू करना पड़ेगा, जिससे हमें एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एक कुछ पैसा ले सकते हैं और उनको यूज करके फिर हम बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अब कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर एक ऐसे ही ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, क्योंकि हमने बोला फाइनेंशियल रिस्क, यहाँ पे भी इसको खत्म करते हैं कि फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है। तो मैंने बताया था फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है कि जब हम अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए डेट से पैसा ले लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, फाइनेंशियल रिस्क। क्योंकि हमें फिक्स अमाउंट पर इंटरेस्ट पे करना होता है, ठीक है। जब फिक्स रेट पर हमें अपना पैसा पे आउट करना पड़ता है तो उसके लिए हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो उससे क्या बोलते हैं हम, फाइनेंशियल रिस्क बोलते हैं। तो इट रेफर्स टू द सिचुएशन, ये क्या है, ये एक ऐसी सिचुएशन है व्हेन अ कंपनी इज अनेबल टू मीट इट फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस लाइक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट कैपिटल। मतलब जब कंपनी अपने फाइनेंशियल चार्जेस पे नहीं कर पाती तो उसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल रिस्क बहुत ज्यादा हाई होता है।
तो हमने कहा इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन अ कंपनी इज अनेबल टू मीट इट्स फिक्स्ड फाइनेंशियल, मतलब वो क्या है, अनेबल है अपने खर्चों को, फाइनेंशियल चार्जेस को पूरा करने में, तो वो क्या कहलाएंगे, फाइनेंशियल रिस्क बहुत ज्यादा हाई है। तो सिंपल सी याद रखना है कि हमारे पास दो रिस्क होते हैं, ऑपरेटिंग रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क क्या होता है, ऑपरेटिंग रिस्क मतलब जब बिजनेस को डे टू डे रन करने के लिए, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, हमारे पास रेंट हो गया, बिल्डिंग हो गई, ये सारे हमारे ऑपरेटिंग खर्चे हैं। बट एक होता है फाइनेंशियल, क्योंकि फंड को रेज करने के लिए जो खर्चे लग रहे हैं, तो फंड को रेज किया, डेट से पैसा लिया, अब हम इंटरेस्ट दे रहे हैं अगर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वहां से भी पैसा देना पड़ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल रिस्क बोलते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पे आएंगे, क्योंकि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मैंने बताया था क्या होता है कि फंड किसका यूज करना है, डेट का फंड यूज करना है, फायदा किसको पहुंचाना है, शेयर होल्डर को फायदा पहुंचाना है। तो पैसा यूज करेंगे डेट को और बेनिफिट पहुंचाएंगे किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को। तो इट रेफर्स टू द इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर बाय द एम्प्लॉइंग द सोर्स ऑफ फाइनेंस कैरिंग फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस लाइक डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर। तो पैसा यूज कर लेंगे हम लॉन्ग उसका डेट का और फायदा पहुंचा देंगे इक्विटी शेयर होल्डर को। नेक्स्ट होता है फाइनेंशियल लीवरेज। तो बेटा याद रखना फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है, लीवरेज इट कम्स फ्रॉम लीवर। तो लीवरेज जो वर्ड है वो कहां से आया है, लीवर से आया है। और लीवर का मतलब होता है कि एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको यूज करके बहुत ज्यादा हैवी इंपैक्ट डाल सकते हैं। वो कैसे, हमने कहा डेट का पैसा यूज करेंगे और हम इंपैक्ट डालेंगे किस पर, इक्विटी शेयर होल्डर पर, ताकि उनकी अर्निंग को बढ़ाया जा सके। तो छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट्स है जो हमने क्या किया, हेल्प किया, थोड़ा सा पैसा यूज कर लिया डेट का और बेनिफिट पहुंचा दिया इक्विटी शेयर होल्डर को, तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। मतलब जो भी फर्म अगर डेट का पैसा इशू कर रही है, अगर डेट से पैसा इशू कर रही है, तो वो क्या कहलाएगा, फाइनेंशियल लीवरेज कहलाएगा। दोबारा बोल रहा हूं कि जो भी फर्म अगर डेट से पैसा यूज कर रही है तो वो कहलाता है फाइनेंशियल लीवरेज। तो प्रोपोर्शन ऑफ डेट इज द ओवरऑल कैपिटल इज कॉल्ड फाइनेंशियल लीवरेज। अगर मैं जितना भी पैसा ले रहा हूं डेट से, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, फाइनेंशियल लीवरेज कहलाएगा। याद रखना कि जो भी पैसा मैं डेट से ले रहा हूं तो वो क्या कहलाएगा, फाइनेंशियल लीवरेज कहलाएगा। और ये कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, डेट अपॉन में इक्विटी से कर सकते हैं, या फिर हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं डेट अपॉन में डेट प्लस इक्विटी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जबकि D4 हमारा डेट होता है और E4 हमारा इक्विटी होता है। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पर हम। फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब जितना भी पैसा अगर मैं लोन से ले रहा हूं या डेट से ले रहा हूं, तो जितना पैसा डेट से ले रहा हूं वो सारा पोर्शन क्या कहलाएगा, फाइनेंशियल लीवरेज कहलाएगा। अब मैं आपसे एक बात कर रहा था किसकी, एक क्वेश्चन की, ठीक है। तो हमने कहा भाई अभी एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। और उस एग्जांपल में क्या करना है कि ये समझना है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब ये होता है कि अगर किसी फर्म को रिक्वायरमेंट है, तो हमने कहा दो फर्म लेके चल रहे हैं। एक चलते हैं ए लिमिटेड, फर्म ए, और एक ले लेते हैं फर्म बी। तो फर्म ए और फर्म बी दो लोग हैं और दोनों को फंड की रिक्वायरमेंट है। तो हमने कहा फंड कहां से ले सकते हैं, तो फर्म ए कहता है कि सर इक्विटी शेयर से हम पैसा ले लेंगे। लेकिन दोनों की रिक्वायरमेंट कितनी है पहले ये समझ लें। तो हमने कहा रिक्वायरमेंट दोनों की फंड की जो है, टोटल फंड रिक्वायर्ड, टोटल फंड रिक्वायर्ड। तो टोटल फंड जो रिक्वायर्ड है वो हमें 10-10 लाख रुपए का फंड चाहिए होगा। तो यहाँ भी 10 लाख, यहाँ भी 10 लाख, तो 10-10 लाख रुपए की हमें रिक्वायरमेंट है। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, 10 लाख रुपए ले लेंगे। 10 लाख रुपए हम फंड को ले लेंगे। तो जितनी भी हमें 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट थी, हमने 10 लाख रुपए पूरे फंड को कर दिए। फिर हमने कहा कि टोटल फंड रिक्वायरमेंट अगर 10-10 लाख रुपए है तो हम कहां से ले सकते हैं। हमने कहा इक्विटी से ले लो। अगर आप इक्विटी शेयर से पैसा लेते हो तो फर्म ए ने कहा कि भाई मैं तो सारा 10 लाख के 10 लाख कहां से ले लूंगा, इक्विटी से ले लूंगा। तो एक शेयर की कीमत हमने कहा 10 रुपए है, 10 रुपए का एक शेयर है। तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, हमने कहा 1 लाख। हमने 1 लाख शेयर इश्यू कर दिए
10 रुपए के हिसाब से, तो इसके कितने हो गए 10 लाख। ये तो अपने 10 लाख रुपए फंड रेज करके हट गया। लेकिन फर्म बी जो था, फर्म बी ने कहा मैं तो भाई 6 लाख रुपए ही कलेक्ट करूंगा, कहां से, इक्विटी से। तो फर्म बी ने कहा मुझे सिर्फ 6 लाख रुपए चाहिए, अच्छा बाकी मैं कहीं और से लूंगा। उसने बोला मैं डेट से पैसा ले लूंगा, और डेट से मैं कितना लूंगा, बैलेंस कितना बचा है 10 लाख चाहिए था, 6 आ गया, 10% पर मैं लोन डिवेंचर ले लूंगा। तो इसने ये तो नहीं लेगा क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, बट इसकी रिक्वायरमेंट भी बची हुई है 4 लाख रुपए की, और इसने 4 लाख रुपए के अपने डिवेंचर इशू कर दिए। तो टोटल इनकी जो रिक्वायरमेंट थी फंड की वो पूरी हो गई। तो टोटल हमारे हो गए कितने, 10 लाख रुपए इसकी चाहिए थे, 10 लाख रुपए ये रहे। तो यहाँ पर आके हमने 10 लाख रुपए लिख दिए, यहाँ पे 10 लाख और यहाँ पर भी 10 लाख भाई। चलो अब जब दोनों ने बराबर लगाए हैं तो दोनों बराबर कमाएंगे भी। तो इन्होंने जब दोनों ने कमाए तो कमाए कितने, हमने लिख दिया ईबीआईटी। ईबीआईटी मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और इन दोनों ने मिलकर 3 लाख रुपए इसने कमा लिए, 3 लाख रुपए इसने कमा लिए, क्योंकि दोनों ने पैसे बराबर लगाए हैं। तो हमने कहा भाई बराबर ही क्या करेंगे, कमाएंगे। तो ईबीआईटी इनका आ गया 3 लाख 3 लाख। हम यहाँ पर थोड़ा सा कुछ एजम्पशन मान के चलेंगे कि हमारे पास जो एक टैक्स रेट होगा, तो टैक्स रेट हमने मान लिया चलो भाई 50% हमारा टैक्स रेट होगा, और 10% डिवेंचर होंगे जो हमारा ऑलरेडी है। तो ईबीआईटी आ गया 3 लाख 3 लाख। लेकिन हमने कहा ईबीआईटी से काम नहीं चलेगा, हमने यहाँ पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। हमने इसको क्या दे दिया, इंटरेस्ट पे कर दिया। जब इंटरेस्ट पे कर दिया तो क्या आ गया हमारा ईबीटी आ गया, और ईबीटी कितना आ गया 3 लाख। 3 लाख में से इंटरेस्ट पे किया तो ये तो कुछ देगा ही नहीं। क्यों नहीं देगा, ये इसलिए नहीं देगा क्योंकि इसने लोन से पैसा नहीं लिया। बट अगर यहाँ देखें तो इसने 4 लाख रुपए लोन से पैसा ले रखा है, और कितने 10% डिवेंचर पर, मतलब 4 लाख का 10% होता है 40,000। तो 40,000 रुपए ये क्या करेगा, इंटरेस्ट दे देगा। तो टोटल अगर हमने माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2,60,000, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3 लाख। तो फर्म ए बोलता है यार तुम तो बहुत बढ़िया रहे, मतलब फर्म बी बोलता है फर्म ए से तुम तो बहुत बढ़िया रहे, क्योंकि तुम्हारे पास अर्निंग कितनी आ रही है 3 लाख, और मेरी अर्निंग कितनी बची 2,60,000 रुपए, क्योंकि इसकी अर्निंग कम हो चुकी है। बट वहीं अगर हमने कहा कि अगर हम टैक्स दे दें तो टैक्स कितना जाएगा 50%, तो टैक्स तो देना पड़ेगा। तो टैक्स 50% दे दिया, और 50% देकर हमने 1,50,000 रुपए का टैक्स दे दिया। तो 1,50,000 यहाँ दिया, और इसका 50% कितना होगा, अच्छा यहाँ पे ठीक है सही है, यहाँ पर हमारा होगा कितना 2,40,000 रुपए, ठीक है ओके। यहाँ पर आ जाएगा 2,40,000, नहीं 2,60 ही आएगा ना, 7 लाख 2,60 आएगा, ठीक तो था, चेंज तो करा दिया बेटा। 3 लाख में से 40,000 जाएंगे, 2,60,000 बचेगा, सही तो था। तो टैक्स कितना चला गया, हमने कहा 1,30,000 टैक्स चला गया। तो बचा कितना, वो हमारी आ गई अर्निंग आफ्टर टैक्स 1,50,000, 1,30,000। तो हमने यहाँ पे कमा लिया 1,30,000, ये भाई सब कमा के बैठे 1,50,000। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो कितना फर्क बैठ रहा है, तो सोचो कि भाई यहाँ पर उसने 2,60,000 रुपए अर्न कर लिए, 2,60,000 में से 1,30,000 टैक्स दे दिया। यहाँ पर इसने 3 लाख अर्न किए, इसने 1,50,000 दे दिया, तो 1,50,000 यहाँ आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 1,30,000 आ गया, ठीक है। इसके बाद फिर हमने कहा कि ये पैसा किसके लिए है, अब अर्निंग बचा क्योंकि और कहीं से पैसा लिया नहीं था, तो इस पैसे को हमने नाम दे दिया अर्निंग अवेलेबल, अर्निंग अवेलेबल, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो फर्म ए का अगर निकालें ईपीएस निकालें तो ईपीएस का फॉर्मूला होता है ईपीएस इज इक्वल टू अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हमने कहा अगर फर्म ए देखें तो फर्म ए क्या है, फर्म ए ने कितना किया है, तो फर्म ए का अगर निकालें तो फर्म ए ने कहा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर कितना है 1,50,000, ठीक है।
और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने थे, क्योंकि सारा पैसा इसने कहां से लिया है, इक्विटी से लिया है, और इसीलिए इसके शेयर कितने हो गए 1 लाख। तो 1 लाख इसके शेयर हो गए, तो 1 लाख से हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। तो इसका जो ईपीएस आ गया वो आ गया 1 रुपीज 50 पैसे, दैट मीन्स 1.5 रुपये आ गया। और ऐसे ही फर्म बी का अगर निकाला तो फर्म बी कितना हो गया, हमने फर्म बी का देखा तो ये एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल, याद रखना, ये अच्छे से ध्यान से पढ़ना। इसके अगर शेयर देखें तो शेयर कितने हैं, इसके शेयर थे 40,000 में, 40,000 इसके हमारे पास शेयर्स थे। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमने कहा सर ये ऑर्डिनल एवरेज आएगा 3, यहाँ पर बच जाएगा हमारा 10 और 0.25, क्या नो ऐसे कुछ आएगा 3.25। ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्या क्या हमने। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि 3.25। अब खुद देखो, देखने में यहाँ पर लग रहा है कि भाई इसने 1,30,000 कम कमाए हैं और इसने 1,50,000 कमाए हैं, तो ये फायदे में तो ये लग रहा है। आपको अगर देखोगे तो फायदे में कौन लग रहा था अब तक, फर्म ए ज्यादा फायदे में लग रहा था क्योंकि इसने 1,50,000 कमाए, बट यहाँ पर 1,30,000। बट जब हमने देखा कि भाई ईपीएस निकाला तो अर्निंग पर शेयर किसका ज्यादा है, इसका सिर्फ 1.5 रुपए है, इसका 3 रुपए 25 पैसे, यानी 3 रुपए 25 पैसे इसका ईपीएस आ रहा है। इसका मतलब कि बेटर कौन सी फर्म है, बी फर्म ज्यादा बेटर है। तो इसी को बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, मतलब पैसा यूज किसका किया, हमने पैसा किया डेट का। अब डेट के कितने यूज कर लिए, 4 लाख रुपए यूज कर लिए, डेट के 4 लाख यूज किए, लेकिन वो फायदा पहुंचा किसको दिया, वो फायदा पहुंचा दिया इक्विटी शेयर होल्डर को। इसी को कहा जाता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इस पे जो एग्जांपल है वो भी हम करेंगे। ठीक है, तो ईपीएस अगर देखें तो ईपीएस क्या होगा देखते हैं। इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर हम आगे के 2 कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं और ये हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश। यस, तो ये अगर क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर हाँ ये रहा। तो एक ये रहा क्वेश्चन नंबर, और इसके अलावा ये आप खुद करेंगे बच्चों, और एक हमारा आ जाएगा हम गया था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ते हैं फिर हम इसके बात करेंगे। बोला की लिमिटेड इज अ कंपनी, एक कंपनी है की लिमिटेड। तो केस स्टडी करते हैं क्योंकि इसके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो के लिमिटेड कंपनी है, इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स, जो क्या बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है टेक्सटाइल। इट हैज अ शेयर कैपिटल ऑफ 60 लाख, इसके बाद कितने की कैपिटल है, 60 लाख की। बट एक क्वेश्चन मार्क जो है ये एक्चुअली ना सिंबल रुपीज का सिंबल था, तो वो कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं लग पाया, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क आ गया। अदरवाइज जहां पर क्वेश्चन मार्क है उसका मतलब है सिंबल, मनी का सिंबल। ठीक है, हाँ। तो 60 लाख रुपीस का हमारे पास शेयर कैपिटल है। इन द प्रीवियस ईयर अर्निंग पर शेयर जो था वो था 50 पैसे, मतलब ईपीएस जो था लास्ट ईयर में 50 पैसा था ईपीएस। फॉर डाइवर्सिफिकेशन द कंपनी रिक्वायर एन एडिशनल, अब कंपनी चाहती है कि भाई बिजनेस को छोटा है, बिजनेस को बड़ा करना चाहती है, डाइवर्सिफाई करना चाहती है, तो उसके लिए 40 लाख की और जरूरत पड़ेगी। 40 लाख हमें और रिक्वायरमेंट पड़ेगी। द कंपनी रेस, यानी 60 पहले था 40 अब था, यानी 1 CR हो जाएगा। तो द कंपनी रेस फंड इशूइंग 10% डिवेंचर, तो कंपनी ने कहा कि मैं 10% क्या कर लेंगे, डिवेंचर इशू कर लेंगे, यानी कि जो 40 लाख रुपए हैं उसका कितने पे 10% डिवेंचर पर हम 40 लाख रुपए इशू कर लेंगे फॉर द सेम। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी अर्न करती है 8 लाख, कंपनी ने कितने अर्न किए, 8 लाख रुपए अर्न कर लिए ऑन इट कैपिटल एम्प्लॉयड। इट पेड टैक्स करती है 40% और 40% टैक्स पे कर देती है। स्टेट वेदर द शेयर होल्डर गेन और लॉस, हमें ये बताना है कि क्या शेयर होल्डर गेन करेगा ये लॉस करेगा, कि अगर हमने एडिशनल 40 लाख रुपए अगर डेट से ले लिए तो। मतलब हमें क्वेश्चन में ये बताना है कि अगर आप 40 लाख रुपए ले रहे हो तो क्या वो 40 लाख रुपए से आपको नुकसान होगा शेयर होल्डर को या फायदा होगा, क्योंकि आपने पढ़ा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में कि पैसा यूज करेंगे डेट का लेकिन फायदा पहुंचा देंगे शेयर होल्डर को। तो हमने वही देखना है कि जो 40 लाख रुपए हम ले रहे हैं
तो क्या उससे कोई फायदा पहुंचेगा या कुछ नुकसान होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ अर्निंग पर शेयर ऑन डाइवर्सिफिकेशन, और ऑल्सो स्टेट 3 फैक्टर, और बाकी के 3 फैक्टर बताने हैं जो फेवर में होंगे इश्यू ऑफ डिवेंचर बाय द कंपनी एज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर, जो कंपनी के फेवर में रहेंगे। सेम ऐसे ही क्वेश्चन एक और आया था, वो सिर्फ नाम चेंज थे, अदरवाइज सारा कुछ सेम था, तो वो आप देख लेना। इसका आंसर पे अगर बात करें तो हमारे पास दो सिचुएशन हो गई। दो सिचुएशन कैसे, एक हो गई ये कि सिचुएशन 1 जो 60 लाख पहले के थे तो उसमें डिवेंचर कुछ भी नहीं था, मतलब 60 लाख रुपए था और अर्निंग कितना कर रहे थे, हमने कहा अर्निंग जो कर रहे थे वो कर रहे थे अर्निंग पर शेयर आ गया 0.5। तो बात यह है कि हमने अगर अर्निंग ईबीआईटी निकालना तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, ईबीआईटी निकालने का फॉर्मूला ये है कि भाई अगर आपके पास ये 3 लाख कैसा आया, मैं ये आपको समझा देता हूँ अर्निंग आफ्टर टैक्स कैसा आया होगा, क्योंकि इन्होंने 60 लाख रुपए लगा दिए थे, ठीक है। अब 60 लाख रुपए जब लगा दिए थे तो अर्निंग पर शेयर कितना था इनका 0.5, 50 पैसे। जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये कितना आ जाएगा 3 लाख आ जाएगा। तो इनकी जो आफ्टर टैक्स जो था वो कितना था, अर्निंग 3 लाख था, वो यहाँ से आया है, ठीक है। अब 60 लाख रुपए लगाए थे, अर्निंग कर लिया था 30 लाख, 6 लाख के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर डिवाइड करेंगे तो 0.5 यहाँ से इनका आंसर निकल रहा था, जो पहले का इन्होंने गिवन दे रखा है कि 50 पैसे लास्ट टाइम पर हम कमा रहे थे। बात आती है कि दूसरी सिचुएशन की, कि सिचुएशन 2 क्या कहती है। सिचुएशन 2 कहती है कि 60 लाख रुपए का हमारे पास इक्विटी शेयर से पैसा ऑलरेडी है, लेकिन अब डाइवर्सिफिकेशन करना चाहती है, इसलिए 40 लाख का डिवेंचर इश्यू करना चाहती है। तो अब बताओ कितना हो गया टोटल कैपिटल, 1 करोड़ रुपए हो गया। अब कंपनी ने अर्न कितना किया, 8 लाख, जो ऊपर बोल रखा है कंपनी ने कि अर्न कितना कर रही है, 8 लाख रुपए अर्न कर रही है। अब 8 लाख रुपए में से हमने कहा इंटरेस्ट जाएगा, तो कितना हमने फंड रेज किया है 40 लाख, क्योंकि 40 लाख रुपए अगर हमने फंड रेज किया है तो 10% हमें क्या देना था, इंटरेस्ट देना था। तो 40 लाख का 10% होता है 4 लाख, तो 4 लाख हमने क्या दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, और इंटरेस्ट माइनस करने के बाद हमारे पास ईबीटी बचा कितना, अर्निंग बिफोर टैक्स 4 लाख रुपए। अब टैक्स देना है हमें, तो टैक्स हमने 40% दे दिया, यानी 1,60,000 टैक्स दे दिया, और हमारे पास नेट अमाउंट कितना बच गया 2,40,000। अभी 2,40,000 कितने हमारे पास शेयर होल्डर हैं, यानी कितने शेयर्स हैं, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं। तो हमने कहा ईपीएस निकालने का फॉर्मूला होता है अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, कितनी है 2,40,000। तो 2,40,000 की हमारे पास अर्निंग है, बट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं 6 लाख, डिवाइड किया कितना आ गया 0.4। इसका मतलब पहले हम जो कमा रहे थे वो 0.5, दैट मींस 50 पैसे कमा रहे थे पर शेयर, लेकिन अब जो अर्निंग है वो सिर्फ 40 पैसे रह गई। तो क्या कंपनी को एक्सपेंड करना चाहिए, क्या कंपनी को बिजनेस एक्सपेंड करना चाहिए? नहीं, बिजनेस को एक्सपेंड करना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा शेयर होल्डर को, क्योंकि मेन ट्रेडिंग और इक्विटी का काम होता है कि पैसा यूज तो कर रहे हो डेट का, लेकिन फायदा किसको पहुंचाना है, इक्विटी शेयर होल्डर को। लेकिन यहाँ पर फायदा नहीं, नुकसान हो रहा है, क्योंकि पहले 50 पैसे मिल रहे थे, अब सिर्फ 40 पैसे मिल रहे हैं। तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि इसमें नुकसान क्या है, फायदा क्या है, और कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप यहाँ से ऐसे समझ सकते हैं। सेम उसी फॉर्मेट से कि पहले आपके फंड की रिक्वायरमेंट कितनी है ये समझेंगे, ईबीआईटी कितना है, तो सिंपल सा लॉजिक मैं समझा देता हूं आपको, निकालने का इसका एक फॉर्मेट बता देता हूं, वो फॉर्मेट से आप तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसी फॉर्म में ये बनेगा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं और इसी फॉर्मेट में आप इसको करेंगे भी। तो ये फॉर्मेट क्या है इसका, यही फॉर्मेट रहेगा सेम हमारा जो है, टोटल फंड रिक्वायरमेंट जितना भी था वो आ जाएगा, हमारा ईबीआईटी माइनस होगा इंटरेस्ट, ईबीटी आ जाएगा, माइनस करेंगे टैक्स 50% जितना भी दे रखा होगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा, ये वाली अर्निंग हमारी अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर हो जाएगी, और डिवाइड में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करेंगे तो ईपीएस आ जाएगा। यहाँ से आई होप समझ में आ गया हो। और 2 टॉपिक हमारे हैं एंड देन फिर इसको हम फिनिश कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा फिक्स कैपिटल। अब देखो फिक्स कैपिटल नाम से पता चल रही है कि लॉन्ग टर्म के लिए हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर कभी भी लंबे समय के लिए पैसा लेना हो तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे। यानी अगर लंबे समय के लिए किसी एसेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उस समय पैसा आपको कहां से लेना पड़ेगा, फिक्स कैपिटल लेना पड़ेगा। तो इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स। इन्वेस्टमेंट इज फिक्स्ड एसेट इज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, दे मस्ट बी फाइनेंस्ड थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल। अब लंबे समय के लिए पैसे चाहिए तो हमें पैसा कहां से लेना होगा, लॉन्ग टर्म फाइनेंस से लेना होगा। शॉर्ट टर्म फाइनेंस से पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि हमें रिवर्स करना होगा
वापस भी करना होगा तो सडनली हम वापस नहीं कर सकते, इतना मोटा पैसा यूज कैपिटल फंड होता है, और यूज कैपिटल फंड छोटे अमाउंट में कम समय में वापस नहीं किया जा सकता। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं फिक्स कैपिटल के लिए, यानी फिक्स, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। पहला हमारा नेचर ऑफ बिजनेस, कि किस प्रकार का आपका नेचर है बिजनेस का। अगर आपका नेचर मैन्युफैक्चरिंग का है, तो अगर आपका बिजनेस केस का है मैन्युफैक्चरिंग का, तो उस केस में आपको इन्वेस्टमेंट मशीनों में करनी होगी। तो अगर मशीनों में इन्वेस्टमेंट करनी है तो उस केस में आप पैसा फिक्स कैपिटल से ले लो, अदरवाइज फिक्स कैपिटल से पैसा मत लो। अगर आपका बिजनेस ट्रेडिंग करने का है तो उस केस में फिक्स कैपिटल से पैसा लेने की जरूरत नहीं है, आप वर्किंग कैपिटल से भी पैसा ले सकते हैं। नेक्स्ट है स्केल ऑफ ऑपरेशन। अब डिपेंड करेगा कि आपका बिजनेस कैसा है। अगर आपका बिजनेस छोटा मोटा है तो उस केस में आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट फंड की नहीं पड़ेगी, लंबे समय के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन लार्ज है तो उस केस में आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ जाएगी। स्केल ऑफ ऑपरेशन में डिपेंड करता है। नेक्स्ट है चॉइस ऑफ टेक्निक। चॉइस ऑफ टेक्निक मतलब हमारे पास दो टाइप की टेक्निक होती है, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो टेक्निक होती है जहां पर लेबर ज्यादा लगाई जाती है एज कंपेयर टू कैपिटल यानी मशीन। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कैपिटल इंटेंसिव की, तो जहां पर कैपिटल यानी मशीनें ज्यादा लगाई जाती हैं और लेबर ना के बराबर लगी हुई होती है, तो उस केस में अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, फंड की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ जाएगी, अदरवाइज फंड की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी। क्योंकि अगर आप मशीन लगा रहे हैं, प्लांट लगा रहे हैं, तो उस केस में हमें लॉन्ग टर्म फंड की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ जाएगी, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ जाएगी। अगर हम टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना चाहते हैं तो उस केस में टेक्निक जो होती है वो कॉस्टलियर होती है, तो उसके लिए हमें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ जाती है। अगर आप बिजनेस को ग्रोथ करना चाहते हो तो ग्रोथ करने के लिए आपको लैंड लेनी पड़ेगी, प्लांट मशीनरी लेनी पड़ेगी, वो एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी। तो चॉइस ऑफ टेक्निक करोगे, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाओगे, बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करोगे, बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। ग्रोथ करना चाहोगे, बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो इन केस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। अगर बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहोगे, मतलब हम चाहते हैं कि भाई हमारी 2 या 4 या 10 ब्रांचें हों, तो ब्रांच को लेने के लिए हमें बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, नई नई जगह बिजनेस ओपन करने पड़ेंगे, तो उस केस में हमें ज्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इन्वेस्ट इन फिक्स एसेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल, हमने कहा अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा चैनल के, चैनल के डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जितने ज्यादा हमारे पास चैनल जो होंगे वो क्या होंगे, ज्यादा है या कम, पहले ये देखना पड़ेगा। द फर्म विच सेल्स इट्स प्रोडक्ट थ्रू होलसेलर रिटेलर्स रिक्वायर लेस फिक्स कैपिटल, मतलब हमने सारा किसको दे रखा है, रिटेलर को, होलसेलर्स को। तो जो भी प्रोडक्ट बनता है वो चला किसके पास जाता है, होलसेलर के पास, रिटेलर के पास। तो वो जो स्टोर करके रखेंगे वो रिटेलर और होलसेलर रखेंगे, कंपनी वाले ज्यादा स्टोर करके नहीं रखते। तो उस केस में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अगर आपका ज्यादा है तो उस केस में आपको फंड रिक्वायरमेंट फिक्स कैपिटल की कम पड़ेगी, अदरवाइज ज्यादा पड़ेगी। एंड लास्ट पॉइंट है कोलैबोरेशन। अगर आप कोलैबोरेशन कर लेते हो, किसी पर्सन से जॉइंट वेंचर कर लेते हो, तो उस केस में आपको फिक्स कैपिटल कम रिक्वायरमेंट पड़ेगी। लेकिन अगर आप अकेले बिजनेस रन कर रहे हो तो आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ जाएगी। जैसे आप भी आपने देखा होगा वोडाफोन और आइडिया, तो वोडाफोन और आइडिया ने दोनों ने मर्ज हो गए, दोनों जॉइंट वेंचर हो गए। तो जब ये दो कंपनियां आपस में मिल जाती हैं तो इनको फंड की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम पड़ती है, यानी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम पड़ने लगती है। तो इसका नेक्स्ट है हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ अच्छा हाँ, इसका एक चीज और बेटा कि आप फिर वही वाली प्रॉब्लम फंसेगी कि आप सर इनके याद कैसे करेंगे, हमें याद तो इतने सारे पॉइंट होंगे नहीं, और लास्ट क्योंकि चल रहा है अभी और इतने ज्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है, तो इसलिए हमारे पास ज्यादा टाइम बचा नहीं है कि जिससे हम सारे पॉइंट्स याद कर लें। तो जैसे आपने लास्ट टाइम कोई ट्रिक बताई थी, ऐसे ही ट्रिक बता दो। तो उसका ट्रिक बेटा यही है कि इसके आगे ये लिख लेना, मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। अभी एक मूवी बहुत ज्यादा चली है, बहुत ज्यादा मूवी चली है, कौन सी बहुत ज्यादा मूवी चली है, हम उसका नाम है, हमारा आर 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 आर, है ना, तो आर आर आर, तो वही वाला, तो आर 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 सी सी सी, और फिर हमारा है एफ एफ टी। अब याद कैसे होगा, 3 3
1, 3 3 2 1, 3 3 2 1, ऐसे याद कर लेना। आर आर आर, सी सी सी, ई ई और टी। दोबारा बता दे रहा हूं क्या क्या है हमारा। आर आर आर, सी सी, ई ई टी। यानी ये मैं एक काम करता हूँ, ये रब कर देता हूँ बेटा, ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ा सा पता रहेगा, आइडिया हो जाएगा। ये यहाँ से मैंने इसको हटा दिया, इसको सही से लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी से पता रहे, ठीक है। ये तो यहाँ पे हमने लिख दिया आर आर आर, आर आर आर, सी सी सी, हमारा फिर आ गया एफ एफ, और लास्ट में आ गया टी। तो आर 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 का मतलब क्या क्या होगा मैं समझा देता हूं आपको। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, पहला हमारा आर, जितने भी हैं पहले वो समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखवा देता हूँ, ऐसे समझ लो। यहाँ पे इसका अगर एसएस लेना तो एसएस ले सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, आर आर आर, सी सी सी, एफ एफ टी। तो क्या क्या चीजें इसकी होंगी, आर से क्या क्या आएंगे वो लिख लेते हैं, फिर आगे भी लिखना है ये। तो आर आर आर, सी सी सी, एफ एफ टी टी, मतलब ये हमारे 3, यहाँ से लेके हमारे पूरे 3 हो जाएंगे, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो इस फॉर्म में हमें यहाँ पर लिखने होंगे। चलो, तो आर आर का मतलब लिखते हैं पहले क्या होता है, ठीक है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पहला हो गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दूसरा दूसरा आर का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, एक तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें है बहुत ज्यादा तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या बनेगा। रिस्क कंसिडरेशन बन जाएगा इसका, रिस्क कंसिडरेशन। फिर इस सी का देख लेते हैं, सी का क्या होगा हमारा, कॉस्ट ऑफ डेट। सिंपल है इसका तो, कॉस्ट ऑफ डेट। फिर हमारा बन जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, है ना। फिर बन जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ डेट हो गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया, कैश फ्लो पोजीशन हो गया, कैश फ्लो पोजीशन हो गया, हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट हो गया, फ्लोटेशन कॉस्ट हो गया हमारा। उसके बाद में और एफ से कुछ बच गया क्या, एफ से बच गया फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ फ्लेक्सिबिलिटी बच गया। फ्लेक्सिबिलिटी बच गया और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बच गया, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बच गया। और शायद एक डी भी बच गया था ना, डी भी था, डेट कवरेज रेशियो, डेट कवरेज रेशियो, ये भी बच गया। तो ये हमारा यहाँ से हो जाएगा आर आर आर, सी सी सी, एफ एफ टी टी, ठीक है। ये हमारे सारे पॉइंट्स यहाँ से हो जाएंगे। और इसके बाद फिर हम चलेंगे हमारे फिक्स कैपिटल वाले पे। फिक्स कैपिटल भी हमारा हो गया, फिर हम वर्किंग कैपिटल पे चलेंगे। तो मेरे हिसाब से फिक्स कैपिटल को तो स्टार्ट हो जाना चाहिए, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैं याद करने का तरीका इसको बता दे रहा हूँ, बहुत इजी है। देखो, नोएडा और दिल्ली में अगर जाओगे, नोएडा या दिल्ली कहीं भी, नोएडा दिल्ली या कहीं भी अगर सीसीडी में कॉफी पीने जाओगे तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। सिंपल, नोएडा दिल्ली या कहीं भी अगर आप सीसीडी में कॉफी पीने जाओगे तो आपको जीएसटी बिल देना पड़ेगा। नोएडा या दिल्ली या कहीं भी अगर आप सीसीडी में कॉफी पीने जा रहे हो तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो एन, एन फोर क्या है, एन फोर नेचर और बिजनेस। डी, डी फोर क्या है, डी फोर हमारा ये है डाइवर्सिफिकेशन।
फिर सी फॉर क्या होगा हमारा, चॉइस ऑफ टेक्निक। अगेन सी आ गया, सी का मतलब क्या होगा हमारा, कोलैबोरेशन। डी का मतलब क्या होगा, ये रहा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल। जी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस प्रोस्पेक्ट। एस का मतलब क्या हो गया, एस का मतलब हो गया हमारा, ये रहा एस का आ गया स्केल ऑफ ऑपरेशन। और टी का मतलब हो गया हमारा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। यहां से आप याद कर सकते हैं एनडी यानी नोएडा, दिल्ली या कहीं भी अगर आप सीसीडी में कॉफी पीने जा रहे हैं तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो ऐसे फिक्स कैपिटल के पॉइंट्स आपको याद हो सकते हैं। एंड लास्ट बचा हमारा वर्किंग कैपिटल, तो इसको भी फटाफट वाइंड अप करते हैं। वर्किंग कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसे की जरूरत पड़ती है उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। और हमने बोला कि द फंड्स नीडेड टू मीट द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, नेचर ऑफ बिजनेस। देखो सिंपल है। अच्छा हाँ, एक चीज और इसमें आता है, शायद आपको पता हो या नहीं पता हो कि वर्किंग कैपिटल बेटा याद रखना दो प्रकार की होती है। वर्किंग कैपिटल दो प्रकार की कौन सी होती है, एक होती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, और एक होती है नेट वर्किंग कैपिटल। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होती है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब जहां पर इज इक्वल टू करंट एसेट्स, जितनी भी करंट एसेट्स हैं सबको जोड़ दो, क्या बन जाएगी, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और जहां पर करंट एसेट्स में से अगर करंट लायबिलिटी माइनस कर दें तो वो बन जाती है हमारी नेट वर्किंग कैपिटल। तो ज्यादातर बच्चों को पता नहीं होता कि वर्किंग कैपिटल दो टाइप्स की होती है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल दैट मींस a summation of all current assets is called gross working capital, but net working capital is the difference between the current assets over current liability। तो current assets और current liability के बीच में जो भी डिफरेंस आता है वो net working capital कहलाता है। तो ऐसे कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल को, तो पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। अगर मेरा बिजनेस ट्रेडिंग का है, अगर मेरा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का नहीं है, ट्रेडिंग का है, तो उस केस में मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हाई होगी, याद रखना। हाँ, एक चीज और कि जब कभी ट्रेडिंग का बिजनेस होता है तो मुझे रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं होती है। अब रॉ मटेरियल की अगर जरूरत नहीं है तो उस केस में लो चाहिए, ठीक है। सिंपल है कि अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं तो मुझे रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए होगा, लेकिन अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं तो मैं सीधा बना बनाया खरीद के लेकर आऊंगा और बेच दूंगा, फिर जो पैसे आएंगे फिर लेकर आऊंगा, फिर बेच दूंगा। तो इसीलिए मेरा क्या होगा कि नेचर ऑफ बिजनेस में अगर मेरा बिजनेस ट्रेडिंग करने का है तो उस केस में मुझे लो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। किसके कंपैरिजन में, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन में मुझे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। तो एज ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेक्स द नो प्रोसेसिंग वर्क। स्केल ऑफ ऑपरेशन, स्केल ऑफ ऑपरेशन मतलब अगर मेरा बिजनेस ट्रेडिंग का, अगर मेरा बिजनेस ट्रेडिंग का बड़ा है, ज्यादा है, तो मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, अगर अदरवाइज कम होगी। तो मैंने कहा एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग अ लार्ज स्केल, अगर हम लार्ज स्केल पे ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो उस केस में हमें ज्यादा इन्वेंट्री की जरूरत पड़ेगी और इसीलिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी एज कंपेयर टू स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान से सुनना, नॉर्मल है, सिंपल सा है। स्केल ऑफ ऑपरेशन, बिजनेस बड़ा, ट्रेडिंग का बिजनेस बड़ा तो कैपिटल ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, बिजनेस छोटा तो कैपिटल कम रिक्वायरमेंट होगी। बिजनेस साइकिल, अब बिजनेस साइकिल कैसे चलता है, देखो बिजनेस साइकिल कैसे चलता है, बूम, डिप्रेशन। अब बूम का मतलब कुछ इस तरीके से होता है, देखो बिजनेस जो चलता है वो इस तरीके से चलता है, ये हमारा ऐसा बिजनेस का साइकिल होता है, ये बिजनेस साइकिल होता है। ये बूम हो गया, मार्केट बूम पे है, देन फिर रिसेशन पे आ गई, यहाँ रिसेशन हो गया, यहाँ डिप्रेशन हो गया, मार्केट बहुत लो चल रही है, फिर रिकवरी हुई धीरे धीरे, फिर थोड़ा सा रिकवरी हो गया और देन फिर बूम हो गया। तो ये मार्केट इस तरीके से चलता है। तो मार्केट में अगर बूम है मतलब लोग डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो उस केस में हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी। जैसे दिवाली वगैरह के टाइम मार्केट में शॉपिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, तो दिवाली के टाइम जब मार्केट में शॉपिंग बहुत ज्यादा हो जाती है तो उस केस में हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ जाती है। बट वही अगर मई जून में आते हैं तो हमारी सेल्स कम होने लगती है और उस केस में हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम पड़ती है। नेक्स्ट सीजनल फैक्टर, सीजनल फैक्टर मतलब वही अगर हम देखें कि कुछ बिजनेस सीजनेबल होते हैं। अब जब कुछ बिजनेस सीजनेबल होंगे तो ड्यूरिंग पीक सीजन, अगर पीक सीजन होगा तो हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा चाहिए होगी क्योंकि डिमांड ज्यादा होती है गुड्स की। वहीं अगर हमारा पीक सीजन नहीं होगा, लीन सीजन होगा, तो उस केस में हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। दोबारा बोल रहा हूँ, सीजन अगर पीक पर होगा, जैसे दिवाली है तो दिवाली पे
हमने कहा विंटर आने लगते हैं तो विंटर पे पीक सीजन विंटर क्लोज का आ जाता है, तो वहां पर वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा। वही अगर हम उसमें देखें, समर में देखें, तो विंटर का कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर रहा होता, यानी कोई भी सेल नहीं कर रहा होता, तो उस केस में विंटर क्लोज के लिए कोई भी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। क्रेडिट अलाउड, अगर आपने क्रेडिट ज्यादा दिन के लिए उधार दे रखा है, देखो अलाउ कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं मतलब हम उधार दे रहे हैं, दोबारा बोलूंगा अलाउ कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं मतलब उधार दे रहे हैं। अगर हम क्रेडिट अलाउ कर रहे हैं, उधार दे रहे हैं, अगर ज्यादा दिन के लिए उधार दे रहे हैं, तो उस केस में हमें वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा, क्योंकि अगर हम उधार सेल कर रहे हैं किसी भी गुड्स का, तो कितने दिन बाद पेमेंट आ रही है, अगर ज्यादा दिन बाद पेमेंट आ रही है तो आपके पास फंड की अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी, तो उस केस में आपको फंड ढूंढना पड़ेगा। तो क्रेडिट अलाउड अगर ज्यादा दिन का कर रहे हैं तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा। अगर क्रेडिट अलाउड कम कर रहे हैं, कम टाइम के लिए कर रहे हैं, तो आपको पैसा जो क्रेडिट अलाउड करेंगे, अगर आप ज्यादा दिन के लिए कर रहे हैं, सिंपल है, लॉजिक है कि अगर ज्यादा दिन के लिए उधार किसी को दोगे तो आपके पास पैसा लेट आएगा, और आपको सामान खरीदना है तो आपको खुद से पैसा लगाना पड़ेगा, तो उस केस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर आप क्रेडिट दे ही नहीं रहे या बहुत कम टाइम के लिए दे रहे हैं, तो उस केस में आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है क्रेडिट अवेल्ड। क्रेडिट अवेल्ड मतलब जहां से आप खरीद रहे हैं, क्योंकि आपका काम है ट्रेडिंग का, आप किसी सप्लायर से माल खरीद रहे हैं। अब किसी सप्लायर से अगर माल खरीदेंगे तो उसको कितने दिन में पेमेंट कर रहे हैं, अगर आप 1 महीने में पेमेंट कर रहे हैं या 2 महीने में पेमेंट कर रहे हैं, तो उस केस में आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कैश पेमेंट करनी पड़ रही है या 2 से 3 दिन में पेमेंट करनी पड़ रही है, तो उस केस में आपको सिर्फ क्रेडिट अलाउड अवेल हो नहीं रहा। अब क्रेडिट अवेल नहीं हो रहा, आपको क्रेडिट उधार मिल ही नहीं रहा, तो उस केस में आपको कैश की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ेगी, तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा पड़ेगी। एंड लास्ट है इन्फ्लेशन। अगर महंगाई पड़ जाती है तो महंगाई होने से आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ने लगती है, क्योंकि प्राइसेस चेंज होने लगते हैं और प्राइसेस बढ़ने की वजह से रॉ मटेरियल महंगा हो जाता है, तो आपको रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ने लग जाती है। एंड लास्ट पे वही अगर डिफ्लेशन हो रहा होगा तो प्राइसेस फॉल होने लगते हैं, और अगर प्राइसेस फॉल होने लगते हैं तो मार्केट में उस केस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होने लगती है। ऑपरेटिंग साइकिल या टर्न ओवर ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो ऑपरेटिंग साइकिल क्या कहता है, या टर्न ओवर ऑफ वर्किंग कैपिटल। Turnover means speed with which the working capital is converted into cash by sale of goods। मतलब कितने दिन में वो कन्वर्ट हो जाएगा कैश में। मैंने प्रोडक्ट बना दिया और प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, ठीक है, प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, लेकिन ये बिक कितने दिन में रहा है, 2 मंथ में, तो मेरा पैसा उतना ही लेट होगा। तो मैं ये बोलूंगा कि डेटर को मैंने अगर बेच दिया तो डेटर से पैसा कितना मिल रहा है, कितनी जल्दी मिल रहा है। अगर डेटर से सप्लायर तक पैसा जल्दी पहुंच रहा है, सिंपल है, अगर डेटर से सप्लायर तक पैसा जल्दी पहुंच रहा है या विद इन 2 डेज में पहुंच रहा है, तो उस केस में हमें वर्किंग कैपिटल ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ये पहुंच 2 महीने में रहा है, तो उस केस में मुझे वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि इससे काम नहीं चलेगा। तो सिंपल है कि मेरा टर्नओवर क्या है वर्किंग कैपिटल का। अगर मुझे ऑपरेटिंग साइकिल मेरा अच्छा है, मुझे जल्दी कन्वर्ट हो जाता है कैश में, मैं जिसको भी बेचता हूँ वो 2 दिन में, 3 दिन में, 1 वीक में मुझे अगर पैसे ट्रांसफर कर देता है, तो मुझे वर्किंग कैपिटल की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वो 1 महीने में, 2 महीने में सोल्ड आउट करता है पेमेंट, यानी पेमेंट मुझे 1 महीने में या 2 महीने में देता है, जो मैंने गुड्स उसको सेल किया है, तो वो उस केस में मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछो, और अगर नहीं तो इसका आप याद कर सकते हो, सिंपल, बहुत आसान है इसका भी। क्या वर्किंग कैपिटल का याद करना हो, सीसी, हम सीसी से बोलेंगे कि बॉस आ रहे हैं, तो बॉस मतलब इन हो रहे हैं, हम सीसी से बोलेंगे कि बॉस इन हो रहे हैं। सीसी का मतलब क्या होता है, बॉस इन का मतलब क्या होता है, तो सीसी का मतलब होता है हमारा क्रेडिट अलाउड, क्रेडिट अवेल्ड। तो क्रेडिट अलाउड हो गया सी, क्रेडिट अवेल्ड हो गया बी। बी का मतलब क्या होगा हमारा, बी का मतलब हो जाएगा बिजनेस साइकिल। एंड फिर ओ का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, ओ का मतलब हो जाएगा ये रहा हमारा ऑपरेटिंग साइकिल। एंड एस का मतलब या तो स्केल ऑफ ऑपरेशन या फिर हम सीजनल फैक्टर बोल देंगे। और इन का मतलब हो जाएगा, पहला हो गया हमारा नेचर ऑफ बिजनेस, एन का मतलब, एंड आई का मतलब इन्फ्लेशन। तो इनसे जोड़कर हम क्या बना सकते हैं, पूरा वर्किंग कैपिटल के पॉइंट सारे याद कर सकते हैं। तो अब यहां से आपको सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे, बिल्कुल शॉर्ट में बताया गया है। और इस वीडियो में आप, आई होप कि सबको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर लेकर आए हैं, और ये ऐसा चैप्टर है
जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो बच्चों याद रखना, ये ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है लेकिन इजी है, मतलब आपको समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। आपको ध्यान कौन से रखने हैं, हमें डिसीजन पे ध्यान रखने हैं। कितने टाइप के डिसीजन होते हैं, 3 प्रकार के। फाइनेंशियल डिसीजन 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड। फाइनेंसिंग के फैक्टर याद करने हैं आपको, डिविडेंड डिसीजन के फैक्टर याद करने, क्वेश्चन वहां से बनेगा। दूसरा फिर आ जाता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर, वहां से क्वेश्चन बनता है। तीसरा आ जाता है कि हमारे पास ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, जो मैंने बताया था न्यूमेरिकल क्वेश्चन, वहां से बन जाता है। और फिर फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। ये आपको टोटल हमारे 5 से 6 टॉपिक पढ़ने हैं, 5 से 6 टॉपिक पर ध्यान देना है। और 5 से 6 टॉपिक में पूरा आपका 15 मार्क्स ये वाला, और इसके एक और जो नेक्स्ट चैप्टर है फाइनेंशियल मार्केट का, वो वाला भी अगर आपको चाहिए होगा तो आप बता देना, मैं वो वाला चैप्टर भी बना दूंगा एग्जाम से पहले। और जितना ज्यादा सपोर्ट हो सकता है मैं आपको वो सपोर्ट करना स्टार्ट कर दूंगा।